चलो बेटा, रेशियो एनालिसिस का क्या कह रहे हो? खबरदार मेरी धर्मपत्नी से कुछ कहा था तुमने। रेशियो एनालिसिस का पार्ट 3 है रिवीजन का। भाभिया तुम जानते नहीं हो कितने नाजुक होते हैं रिश्ते। चलो सुनो, आज हम लोगों को कौन सी कैटेगरी करनी है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कर लेंगे, कोई जल्दी थोड़ी है। बताओ सिमरन, इसका क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड बेटे, आगे आगे आप बताते जाना, ठीक है? क्वेश्चन आता जाएगा, क्वेश्चन आगे जाता जाएगा। इसका आइडियल रेशियो क्या है? 2:1। इसकी करंट एसेट्स में से क्या कुछ ऐसा है जो हटाया जाता है? इन्वेंट्री करंट एसेट्स में से हटाया जाता है। आवाज नहीं रे, नंबर आएगा। स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये सब होते हैं, ठीक है? इसकी करंट लायबिलिटीज में क्या कुछ हटाया जाता है? या जितनी भी होती हैं बैलेंस शीट में सारी ली जाती हैं? सारी ली जाती हैं, ठीक है? क्या कुछ और ऐसी कोई अलग से बात हो करंट एसेट्स को लेके जो हमें याद रखनी पड़ती है इस रेशियो को निकालते टाइम? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ एलबी, प्रोविजन हटाना पड़ता है डेटर्स में से। गुड वन, ठीक है? अगला रेशियो कार्तिक, इसका फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो जब आप इसके अंदर क्विक एसेट्स लेते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आपको रखना है? सर सारे करंट एसेट्स लेंगे, लेकिन ओके सारी लेंगे, लेकिन उसमें से इन्वेंट्री, ओके इन्वेंट्री नहीं लेना, सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस और सारे प्रीपेड जो कि इसके अंदर होते हैं वो नहीं ले रहे हैं, और बाकी करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज सारी लेंगे हम, ठीक है? ओके आगे बढ़ते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। आइडियल रेशियो इसका 6 to 7 टाइम्स। इसका आइडियल रेशियो बताओगे तुम मुझे? 1:1। तुम कह रहे हो इसका आइडियल रेशियो नहीं होता। अच्छा, इसमें ऊपर रखा जाता है डेट, नीचे रखा जाता है इक्विटी, आइडियल रेशियो नहीं है। अगर मैं अपना 1 रुपया लगा रहा हूँ, 1 रुपया जो कि नीचे है, तो बाहर का कितना ही ले लूँ? 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, कितना ही ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा भूमि, एक बात बताओ, तुम्हारे पास अपने 10 लाख रुपए हैं, अपने 10 लाख रुपए तुमने खुद कमाए, और तुम्हें 1 करोड़ रुपए का घर लेना है, तो कैसे लोगे? ले लोगे? क्यों? लोन ले लो, तुमने तो बोला कोई लिमिट नहीं है, ले लो, है ना? एक बैलेंस बनाना पड़ता है ना। अपने अगर 10 लाख रुपए लगा रहे हो तो बाहर के ज़्यादा से ज़्यादा बस उतने लगा दो, उसका डबल लगा दो लास्ट। ऐसा थोड़ी है 6-7 गुना ले लोगे। तो 2:1 आइडियल रेशियो होता है इसका, ठीक है? आगे डेट में क्या क्या आएगा? ठीक है, और इक्विटी के अंदर? इक्विटी के अंदर करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स आएंगी। कब से? भाई साहब इसको बोलते हैं इक्विटी। विवेक, हाँ, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। सुन के बोल रहे हो ना, है ना? नहीं बोल रहे ना, मैं पूछ रहा था भाई टोटल एसेट में क्या क्या आएगा ये बताओ। क्या बात कर रहे हो? टोटल एसेट में ये आएगा, हाँ? टोटल एसेट में तो टोटल एसेट ही आ सकती है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? और डेट में क्या क्या आएगा विवेक? डेट में पहले ही कह रहा था ये, भाई साहब ये आएंगे, नालायक। प्रोप्राइटरी रेशियो, अंश पहले ही कैलकुलेशन कर लिया होगा, मेरे पास ये वाला आने वाला है ना? हाँ अंश, प्रोप्राइटरी रेशियो आज नहीं बताएगा क्या? मना भी कर रहा है, कह रहा नहीं। तेरे को ठंड लग रही है क्या?
कैमरा घुमाओ एक बार तेरी तरफ, कैसा दिखाई दे रहे तू आज? हाँ हाँ शुभांगिनी। शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। दाल में कुछ काला है? नहीं। अंश, अंश बताओ ये वाला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तुम्हें याद होगा हमने ये चैप्टर पिछली सर्दियों में करा तो था रिवाइज। और भाई उसको ऐसा ही पता है कि जैसे पिछली सर्दियों में रिवाइज किया था, अभी लास्ट क्लास में ही करवाए हैं। गुड। शिवम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन्स भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, भव्य डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों के अंदर क्या क्या आएगा? ठीक है, डेट ये रहा। कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड को और नॉन करंट, ये डेट है, ये वाला डेट है ना? इन दोनों को करंट लायबिलिटीज में से अरे नहीं दे, सिर्फ ये दोनों, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हाँ वरुण, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। हाँ जी भाई साहब, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताएं। हैं RFO माइनस GP, इसके अलावा कोई और ऑप्शन? RFO माइनस GP इज राइट, कुछ और ऑप्शन? हाँ RFO प्लस ग्रॉस लॉस, ये भी ठीक है। कोई और ऑप्शन विवेक? हाँ ओपनिंग स्टॉक, लाइट्स ऑन करना जरा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ एक कनेक्टेड रेशियो होता है। हाँ जी साहिल आप बताएं, इसके साथ एक कनेक्टेड रेशियो एक और होता है। होता है नहीं होता है? कभी मुझे ही लगता हो, पता लगा है ही नहीं। हाँ एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, उसके दूसरे तीसरा नाम क्या है? एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का और भी कुछ नाम है, क्या है? इन्वेंट्री वेलोसिटी या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। वो निकालते कैसे हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपॉन, उसको डिनोमिनेटर में रखना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को, तो ऊपर मैं बैठ जाऊं? हाँ हाँ, या तो डेज या मंथ या वीक्स रखने हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लविशा, क्रेडिट RFO, बेटर वी से नेट क्रेडिट RFO, क्योंकि रिटर्न्स माइनस करने पड़ते हैं, ठीक है, अपॉन एवरेज TR, हाँ या ना? ठीक है। इसके साथ कनेक्टेड रेशियो क्या होता है अक्षता? एवरेज कलेक्शन पीरियड, उसके और भी नाम है, डेटर्स वेलोसिटी, एवरेज एज ऑफ डेटर्स। निकालते कैसे हैं देवांशी? 365 या फिर 12 या फिर 52 डिवाइडेड बाय, हाँ TR, हाँ या ना? ठीक है भव्य, ये कैसे निकलेगा? एक मिनट, लिख के दोगे क्या? नीचे आएंगे क्रेडिटर्स, कौन से फ्लोर पे? डिनोमिनेटर में क्रेडिटर्स आएंगे? नहीं नहीं नहीं,
नेट आरएफ कंसल्टेंसी बंद करें, फीस ले रहे हो क्या? हाँ, नेट आरएफ अपॉन फिक्स नेट RFO नहीं, मैं क्या करूं, तुम सही वाला बता ही नहीं रहे। पूछा परी, नेट क्रेडिट आरएफ रुक जाओ, अभी भी गलत नहीं। परी, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। इसके साथ कनेक्टेड रेशियो का नाम क्या है? क्रेडिटर्स होल्डिंग क्रेडिटर्स होल्डिंग, ओ माय गॉड, मैं पॉकेट में रखता हूँ उन्हें। क्रेडिटर वेलोसिटी क्रेडिटर्स वेलोसिटी, हाँ कह सकते हैं। और एवरेज पेमेंट पीरियड, और एवरेज एज ऑफ क्रेडिटर्स निकालते कैसे? 365 365 या 12 या 52 TPTR नीचे आ जाएगा। गुड वन, एक सवाल का जवाब देगा। अब हमें कौन देगा? कार्तिक देगा। कार्तिक, इनमें से कौन सा ऐसा है जो हाई होना अच्छा होता है? अभी हमने यही तो डिस्कस करें हैं। डेटर्स दोनों में रेशियो ज़्यादा होना अच्छा होता है। इट शुड बी हाई और लो। इसका तो हाई, मीडियम बोल दे, मीडियम है। डेटर्स का तो हाई होना चाहिए। इट शुड बी लो और हाई। देखो याद रखने का तरीका सुनो, इसके साथ कनेक्टेड रेशियो का नाम होता है कुछ इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इसके साथ कनेक्टेड रेशियो का है एवरेज एज ऑफ डेटर्स। इसके साथ कनेक्टेड है एवरेज एज ऑफ, यहां हमें पैसे लेने हैं तो हम चाहते हैं पैसा जल्दी मिले, तो इसका आंसर जो है डेज में हमें वो चाहिए कम, तो हमें ये ज्यादा चाहिए, ये वाला, ताकि ये हाई हो सके। इसमें माल को संभालने के दिन है और हम चाहते हैं ये दिन कम से कम हो, तो ये वाला हाई होना चाहिए। रटने की जरूरत ही नहीं है यार, ठीक है। माल ज्यादा से ज्यादा हो पर होल्ड ना करना पड़े ज्यादा दिन, कौन संभालेगा, चूहे लग जाते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, साहिल तुम्हारे बाल ना ऐसे आ रखे हैं, थोड़े से क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। सही करो ऊपर की तरफ। हाँ साहिल बताओ, अभी गए नहीं है। एनीवेज, हाँ, टोटल सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स में यहां पर बात हो रही है, जो करंट एसेट लेनी है सारी लेनी है, और ये करंट लायबिलिटी सारी लेनी है, या कुछ एक्सक्लूजन है? सारी रखनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं हटाना है, सारी की सारी, ठीक है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये हमें बताएगा महिमा। नहीं, आगे वाली, नेट RFO, कैश के क्रेडिट, RFO तो सेल मतलब, हाँ, नेट RFO कैश वाली क्रेडिट वाली सेल, दोनों, हाँ सही है। टोटल सेल लेनी है, हाँ, टोटल सेल डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट्स। और नेट फिक्स एसेट्स कैसे निकलेंगी? जब आप इनमें से डेप्रिसिएशन निकाल दोगे, इनका डेप्रिसिएशन और इनका अमोर्टाइजेशन, ठीक है। लास्ट वन, LB। नेट, बेटा दुखी क्यों बैठे हो? एनर्जी यार, चिल। हाँ, नेट RFO, ठीक हो? हाँ कह रहे, हाँ अब ठीक है, यही चाहिए। नेट RFO डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स का हो या दोनों, इन्हीं को तो बोलते हैं, ये रहा, ठीक है। आगे आ जाओ वापस जहां से आज का काम शुरू करना है। पहला रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, इन रेशियोज की एक खासियत है क्या? इन सब में बोलो, इन सब में ऊपर वही रखना है जो पूछा गया है, और नीचे सेल्स रखनी है। रीजन, क्योंकि ये सारे हैं प्रॉफिट के रेशियो। प्रॉफिट तब तक नहीं कमा सकते जब तक सेल्स नहीं होती। माल खरीदने से, एसेट खरीदने से, एम्प्लॉय रखने से, कैपिटल लगाने से प्रॉफिट्स
नहीं होते। तो प्रॉफिट्स का सीधा नाता सेल्स के साथ होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो पहले रेशियो पे बात करते हैं। आओ, आवाज़ ही नहीं आई, क्या हो गया फिर? ज़रूरी थोड़ी है, हाँ खेल लग रहा है कि कैरी पीछे करके आगे करना। हाँ सुनो, इसके बाद देखो एक बार फॉर्मूला देखो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स रखना होगा, यहाँ नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट रखनी पड़ती है, क्योंकि इस रेशियो में अंतर क्या है, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो और ये है ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो। ठीक है, इनकी बोलती बंद हो गई जैसे मेरी हो जाती है। आओ, तुम जानते तो हो सबके जीवन में एक ही वजह है, कलेश की। हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है वैसे? सीधा सीधा सेल्स माइनस, और याद रखने वाली बात क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 1 2 3 है, ये क्या है? अरे भाई ये तीनों तो 11th के सिस्टम से हैं, और ये वाला 12th वाला देख लो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ WIP FG SIT एंड प्लस, यार क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं किया है, क्यों नहीं किया? यहां तो किया हुआ है। हाँ कह तो रहे हो चेंज का मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, गधे ना हो तो। ठीक है, और नेट RFO आप भली भांति जानते हैं कि क्या होता है। आगे चला जाए। हाँ देखो जरा ये क्वेश्चन, क्या कुछ इसमें है भी या नहीं? क्वेश्चन में मांगा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मांगा है, क्रेडिट RFO दे रखा है, और क्रेडिट RFO के साथ एक कंडीशन दे रखी है। क्रेडिट RFO कितना है? हाँ जी 1,20,000, और यहां पर क्या कह रहा है, क्रेडिट RFO इज 1/4 ऑफ, इसका 1/4 है ये, तो इसका मतलब साफ है ये 4,80,000 है। अगर मैं इसी को 4/1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल सेल्स मिल जाएगी। तो टोटल सेल्स मेरे पास कितनी आ गई? 4,80,000। तो ये तो क्लियर हो गई होगी बात। उसके अलावा पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है ये, बात ही नहीं समझ आ रही। अरे भाई होता है ना हमारा GP इक्वल टू सेल्स माइनस, तो ये तो मुझे मिल गया। अगर मुझे क्या मिल जाए तो मैं अपने आप क्या निकाल लूंगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना है? सुनिए, कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 20,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री दे कितना रखा है? तो ये आपको ओपनिंग इन्वेंट्री 70 का दे रखा है, तो क्लोजिंग 50 का हो गया। उसके अलावा इन दो चीजों से परचेज की वैल्यू निकल जाएगी। निकाल के दिखाऊं क्या? आपको ये वाला रिलेशन अप्लाई करना है। क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट परचेजेस कितनी दे रखी हैं? यहां पर ना परचेज लिखना चाहिए था, RFO लिखा हुआ है, पता नहीं किसने बनाई है ये स्लाइड। हाँ क्रेडिट परचेजेस कितनी थी? 1/5 ऑफ, और क्रेडिट परचेज की वैल्यू कितनी दे रखी है? कह रहा है इट इज 40,000, और जबकि ये है कितना? इट इज 1/5 ऑफ, इसका 1/5 है ये। तो अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 लाख क्या आ गया? तो टोटल परचेज कितनी आ गई? 2 लाख। तो 2,40,000 को आप इसके अंदर पुट कर दो। उसके अलावा क्वेश्चन में डायरेक्ट 2 दे रखे हैं, तो दोनों डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सेल्स में से माइनस कर देना, क्या मिल जाएगा? GP मिल जाएगा। तो GP को लाके ऊपर पुट कर देना। ठीक है, आगे चलें। बस ऐसे एक रिवीजन के लिए लिया था क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ दम तो है नहीं। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, ताकि आप किसी भी कंसेप्ट में फंसे ना। ठीक है, कैश RFO और क्रेडिट RFO यानी कि टोटल RFO इज, बोलते नहीं हो, नहीं बोलने का, इतना भी नहीं पता। चलो परचेज, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दे रखी है, कैरेज इनवर्ड दिया है, सैलरीज दी हैं, डिक्रीज इन द इन्वेंट्री दिया है, रिटर्न आउटवर्ड दिया है, और वेजेस दिए हैं। क्या करें यार? टोटल सेल कितना है?
1 लाख। क्या यहाँ सेल्स रिटर्न है? नहीं है, तो ये तो यहीं रख दो। उसके अलावा हमें चाहिए जीपी। जीपी डायरेक्टली नहीं निकल सकता, पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल सकता है ना। फिर जीपी निकालने के लिए वो वाला रिलेशन लगा देना, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम निकाल लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री है क्या? डिक्रीज इन इन्वेंट्री दे रहा है यार, ये तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का अंतर दे रखा है उसमें। क्या ना इसे इफ दिस इज एक्स, तो ये क्लोजिंग की वैल्यू कितनी है? x माइनस 10,000। वो खुद ही कह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से घट गया है। ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। उसके अलावा परचेजेस कितनी दे रखी हैं? 75, पर 75 में से 2,000 की रिटर्न है, तो परचेजेस कितनी आ गई? 73,000 की आ गई। डायरेक्ट में क्या क्या लेंगे? कैरेज और वेजेस। तो इसके अंदर पुट कर देना, और जब आप इसे ओपन करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। देन यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया, ये पहले मिल गया, जीपी मिल जाएगा, जीपी लाके ऊपर रख दो। अगला रेशो ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो आइए जरा, ऑपरेटिंग रेशो क्या रहता है हमारा? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स। हाँ जी, फॉर्मूला क्या रहेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। 100 क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है? मैंने पहले ही बताया था। क्योंकि प्रॉफिट है तो ये परसेंटेज में ही अच्छा लगता है इसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सुनिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट बेसिकली कैसे बनेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे बनेगा? एक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जब आप इन दोनों के टोटल को किससे डिवाइड कर दोगे? ठीक है, अच्छा आप जानते हैं ये खुद भी कई चीजों से मिलके बना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस, यानी कि 1 2 3 4 और एक ये 5, ये 5 आइटम मिलकर क्या बनाएंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं, अभी खत्म नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको ये तीनों चारों सिस्टम के बारे में पता है ना? उसके अलावा क्या रह गया? सिर्फ ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि ये रहे, इनके बारे में हमें जानना है। तो ये कौन से हैं? सुनो, कह रहा है इसके अंदर क्या क्या आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंसेस आएंगे, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन आएगा, और अदर एक्सपेंसेस में से केवल वो वाले आएंगे जो कि नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस के अंदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों बैठे हुए होते हैं। तो हमें खाली ऑपरेटिंग निकालना है। ठीक है, और इसको नीचे फिर एक्सप्लेन किया गया है। एम्प्लॉय बेनिफिट एज इट इज, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एज इट इज, अदर एक्सपेंसेस कौन से वाले लेने हैं? कौन से वाले? कह रहा ऑफिस का कोई खर्चा हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, या सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वाले तो हमें लेने हैं। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल्स हैं, जानते हैं जरा। नहीं, इनके अलावा होते ही नहीं, इनके अंदर बहुत सारी आ जाती हैं कैटेगरीज। ठीक है, अभी और डिटेल्स पता चल जाएंगी। ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको पता ही है कि नहीं? अच्छा, इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट और क्लोजिंग, इनसे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाता है। ठीक है, और दूसरा हमें क्या लेना था? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो वो कहाँ है? इसके अंदर। इसके अंदर पर एक चीज और भी है, ऑपरेटिंग तो है ही, नॉन ऑपरेटिंग भी है इसके अंदर, तो हमें खाली ऑपरेटिंग छांटने हैं बस। तो देखो हमने यहां पर क्या किया। हाँ जी, मैंने उन सारे खर्चों को और इन एक्स्ट्रा इनकम को मैंने एक्सपेंड कर दिया यहां पर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कितनी सारी आ सकती हैं और इसके अंदर कितने सारे खर्चे आ सकते हैं। सर जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हाँ, और वो शॉर्ट टर्म लोन पे इंटरेस्ट दे रहा है, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और शॉर्ट टर्म लोन पे इंटरेस्ट दे रहा है, हाँ, तो वो उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे होगा?
मैंने कब बोला वो उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? वो उसका वो उसका फाइनेंसिंग खर्चा है, यानी कि वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा है, वो नहीं लेते हैं। जितने भी यहाँ पर आप एक्सपेंसेस रीड कर रहे हैं उन सबको आपको उनकी हेडिंग के साथ में कनेक्ट करना आना चाहिए। अगली स्लाइड में और अच्छा समझ आएगा आपको। हेडिंग अंदर है, हेडिंग के नीचे का जो जो खर्चा है वो सब मैंने मेंशन किया है। सर जो ऊपर रिपेयर्स दे रखा है वो थर्ड वाली हेडिंग में नहीं है? हाँ हाँ, ये लेना पड़ेगा। ये ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में क्यों लिखा हुआ है? नीचे भी तो है ना। हाँ, तो वहाँ के रिपेयर्स अलग हैं, ये ऑफिस के रिपेयर्स हैं। रिपेयर्स तो कहीं पे भी कराने पड़ सकते हैं। ये लेना है हमें उसमें ऑपरेटिंग। हाँ बिल्कुल लेना है। चलें आगे। अभी यहाँ देखो, साथ में मेंशन कर दिया है कि कौन सा ऑपरेटिंग में आएगा और कौन सा नॉन ऑपरेटिंग में आएगा। हो गया, समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को समझाया गया है। आप थोड़ा टाइम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो मुझे बता दो, मैं आगे चलता हूँ। अब तो बात इज्जत पे आ गई ना, वैसे भी करोगे। सर इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन ना आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं आता है, शॉर्ट टर्म में। किसी भी तरह के लोन का इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में नहीं आता है। लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग है ना, तो उसके ऊपर कोई भी खर्चा हो रहा है, चाहे लोन लेते टाइम का खर्चा हो या लोन के ऊपर का खर्चा हो, वो सारे चीज़ें फाइनेंसिंग में आएंगी। गलत है अगर लिखा है तो। बैंक चार्जेस ऑपरेटिंग खर्चा है, क्योंकि बैंक चार्जेस का लोन से कोई लेना देना नहीं है। आप मत लो बैंक से लोन, फिर भी बैंक चार्जेस लगते हैं। चलें आगे। हाँ मुझे पता है, वैसे भी नहीं पढ़ रहे थे तुम लोग। हाँ रहने दो, ठीक है। ये स्लाइड मैंने भी बताई थी। इसके बाद आप देखें, पिछली स्लाइड में दो प्रॉफिट्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सीधा नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो ऑपरेटिंग वाले हैं उन्हें एक अलग लाइन से सेपरेट कर दिया और नॉन ऑपरेटिंग नीचे कर दिए। इसीलिए अब दोनों प्रॉफिट्स के बीच में एक और प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो क्या हम इसे यहाँ से ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए जरा, अगर मैं इसके अंदर क्या जोड़ दूं, ठीक। हालांकि हमारी मेन ऑपरेटिंग इनकम ये है, ये तो हमारी एक तरह से अदर ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। दिस प्लस दिस माइनस, हाँ ऑपरेटिंग वाले, ठीक है। और फिर हमें क्या मिल जाएगा? और अगर मैं इसको यहां लाके इसके साथ क्या जोड़ दूं और क्या माइनस कर दूं, तो क्या मिल जाएगा? बिल्कुल ठीक है। देखो जरा इसे यहां पर,
चलें आगे। जब हमने अभी ये वाला फॉर्मूला शुरू किया था तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ही तो हमें पढ़ना था, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर का, ये तो सबको पता ही है सेल्स। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी बताया था 3-4 तरीके हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर हम लोग बात करनी शुरू करी थी हमने, इसके 2 चीज़ें बताई थी, हाँ या ना। और ये दोनों चीज़ें एज पर क्लास 12th हैं। तो एक बार इन्हें लिंक करने की कोशिश करें आप। मैंने यहाँ पर 12th का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अटैच किया है। इसके साथ जिसमें ऑपरेटिंग चीज़ें हैं उन्हें ग्रीन कलर से, और उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग भी है उन्हें रेड से प्रेजेंट किया है। अगर मैं इसमें से ग्रीन वाला पार्ट अलग कर लूँ तो वो सारा हिस्सा ऑपरेटिंग कॉस्ट बना के दे देगा मुझे। लाइक 1, 2, 3 और इसके अंदर डायरेक्ट वाले और इसके अंदर भी डायरेक्ट वाले, तो उन्हें अगर मैं हटा दूं तो व्हाट आई विल गेट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो वो कहाँ कहाँ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ इसके अंदर भी हो सकते हैं। कौन से, अदर देन डायरेक्ट, अदर देन, क्योंकि डायरेक्ट तो इसके अंदर चले गए, तो जो इनडायरेक्ट वाले हैं पर ऑपरेटिंग नेचर के हैं इसके अंदर बैठे हैं तो वो लेने पड़ेंगे। उसके अलावा ये नहीं लेना, इसके अंदर भी होते हैं, है कि नहीं, ये तभी तो देखो ग्रीन कलर से दिखा रखे हैं। तो ये सारे भी आपको वहां से उठाने पड़ेंगे। ये रहा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट। उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस में डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं, तो आपको खाली डायरेक्ट वाले तो पहले ले लिए, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग वाले उठाने हैं। तो ये रहा वो। समझ आ गया है? कुछ डाउट है? आगे चल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वैसे आपको पता है इसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अज्यूमिंग इट इज जीरो, एक ये और एक ये, अगर मैं इन दोनों को मिलाकर क्या कहता हूं मैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO रखते हैं, हाँ या ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ऑपरेटिंग रेशियो। सोचो इसका आंसर 70% है, तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो वो कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन, तो इसका आंसर 30 ही आएगा। मतलब ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों मिलकर 100% बनाते हैं। ठीक है, हाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो ज़रा एक बार यहाँ पर, अगर मैं इसमें से, नहीं इजी है, हो जाएगा, इन दोनों की हेल्प से आपको ये मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा ना। पर मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, अरे जब तुम ये निकाल सकते हो तो इसको इसमें से माइनस करके क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, हाँ या ना। क्वेश्चन में मांगा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मांग रहा है वो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए फिर आपको पहले क्या चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ले आओ। इसका मतलब सीधी सी बात है, इन दोनों से यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि ये मिल गया। तो फिर उसके बाद ऑफिस और सेलिंग के ये दोनों खर्चे इसके अंदर के आइटम है, तो इसमें से इसे निकाल देना, क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर रख दो, सेल पहले से दे रखी है तो सेल यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इन दोनों से क्या मिलेगा, सर वो वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, हाँ होगा, ठीक है, हाँ जी। इसमें मांगा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो।
बताओ, इन दोनों से आपको क्या मिलेगा? नेट आरएफओ। नेट आरएफओ में से आप इसे माइनस कर देना, क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से 1 2 बस, क्योंकि ये दोनों पता है क्या है, ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो पहले आपको क्या मिल गया? जैसे आप इसमें से इन दोनों को ट्रीटमेंट दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट आरएफओ मिलकर कौन सा रेशियो बना देंगे? उसके बाद जो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला था अभी, इसमें आपने क्या जोड़ना है और क्या माइनस करना है? तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ नेट वाला रिटर्न माइनस करके, तो आपको सेकंड वाले का आंसर भी मिल जाएगा। हाँ, अगर से हम आरएफओ में से सीआरएफओ माइनस कर रहे हैं आरएफओ में से सी, हाँ ठीक है, कॉस्ट हाँ माइनस कर रहे हैं, तो अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो लॉस है, ग्रॉस लॉस है। शी इज सेइंग कि अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूं और आंसर माइनस में आ रहा है तो मेरे पास ग्रॉस लॉस है, और जब यहां पर ग्रॉस लॉस आ सकता है तो यहां ऑपरेटिंग लॉस और यहां नेट लॉस भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी आंसर पॉसिबल है नेगेटिव में। अगला रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नहीं नेट प्रॉफिट पे आएंगे ना सीधा सीधा। हाँ जी, व्हाट इज दिस? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नीचे क्या रखना है? नेट सेल्स। आपको इसके बारे में कुछ बताया गया है कि बिफोर रखना है कि आफ्टर रखना है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को कुछ और बताया गया है? नहीं? क्या बिफोर टैक्स रखना है? अगर ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, तो आप उस केस में क्या करेंगे? आप यहां पर बिफोर वाला भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे और आफ्टर वाला भी कैलकुलेट करके, दोनों कैलकुलेट करके, नहीं दोनों ही कैलकुलेट करके दिखाना है। कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं, एक में टैक्स माइनस करना है, एक में नहीं करना है, बस बात खत्म। दोनों में नीचे नेट सेल ही रहेगी। ठीक है, मतलब एक में बस ये माइनस करना है, तो एक में तो ये वाला ऊपर ले लेना है और एक में ये वाला ऊपर ले लेना है, बस बात खत्म। समझ गए ना? और टैक्स वैक्स का नाम बोले तो ना बोले मतलब टैक्स बोले तो टैक्स ही का क्या पूछेगा फिर वो? तो आफ्टर टैक्स हो गया। क्या पूछेगा? क्वेश्चन तो बताओ। अगर उसमें टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जब टैक्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो बिफोर और आफ्टर तो सेम हो गए ना। गजब का सवाल था ये। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दे रहा है? और कह रहा है कैश आरएफओ और क्रेडिट आरएफओ का रिलेशन दे रखा है एक। क्रेडिट आरएफओ कितना है? 90% ऑफ टोटल। सो कैन आई से दिस इज 10% ऑफ टोटल। और ये 5 लाख है, इसका मतलब टोटल आरएफओ हो गया 50 लाख। हाँ या ना? और 50 लाख का 25% मैं पागल हो, रहने दो, इधर आ जाओ। क्या ऐसा कह सकते हैं? हाँ या ना? बताओ वैल्यू। कैश आरएफओ कितना दे रखा है? कह रहा है ये 5 लाख है। और इसको देखना जरा, क्रेडिट आरएफओ कितना है? कह रहा है इसका 90% है ये, तो भाई ये कितना हो गया? और अगर ये 10% है तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या तुम? कितना आ गए? 50 लाख आ गया। 50 लाख इसकी वैल्यू है। और क्या कह रहा है? जीपी कितना है? सांप वाला है। हाँ, जीपी रेशियो कितना है? 25% पर किस चीज का है? भौंक तो नहीं रहा हूं, सेल्स का ले लेंगे जब। हाँ हाँ ठीक है, तो 25% इसका लेना है। और ये कितना निकला था?
तो 50 लाख का 25% यानी कि ये कितना आ गया 12.5 लाख आ गया ना। अब 12.5 लाख में से आपको क्या माइनस करने हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या मिल जाएगा आपको सीधा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर का चक्कर ही नहीं, क्योंकि टैक्स की वैल्यू नहीं है, सेम हो जाएगा। एक और बच गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका दूसरा नाम है यील्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो जरा ये कैसे होगा। हाँ होता है, कह रहा लिखा नहीं है। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पहले भी बता दिया गया था, ठीक है ना। तो इसको तो अपने डिनोमिनेटर में रखना है, ऊपर क्या रखना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर डिविडेंड एंड बिफोर, ये 3 क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये भी है और इसके अंदर ये भी है या ना। तो भाई ये लोग जो होते हैं ये लोग क्या लेते हैं और ये लोग क्या लेते हैं, और जब इंटरेस्ट ही माइनस नहीं है तो गवर्नमेंट का टैक्स भी माइनस क्यों, क्योंकि अगर मैं P&L में जाऊं तो इंटरेस्ट यहीं पर माइनस हो जाता है, और कह रहा है इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है। अगर इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है तो टैक्स माइनस नहीं हो सकता, और कह रहा है इनका डिविडेंड भी है तो वो डिविडेंड भी माइनस नहीं होना चाहिए। तो आपको ऊपर क्या रखना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड टैक्स रखना होगा। लो जी, आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, कितना दे रखा है ये 2,70,000, 1 और 2 90,000। ये क्या है, ये इसके अंदर आ गए 90,000 के, और 12% लॉन्ग टर्म डेट 2 लाख रुपए, ये तो इसके अंदर आएगा हाँ या ना। और टैक्स रेट, टैक्स रेट क्या फायदा, जब हमें लेना क्या है तो इसको बाढ़ में जान दो। अगर वो हमें आंसर आफ्टर में दे रखा होता तो बिफोर में लाना पड़ता, वो ऑलरेडी बिफोर में है तो हम क्यों माइनस करेंगे। नॉन करंट एसेट्स कितनी दे रखी हैं, कह रहा है ये 6 लाख हैं, और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ये 2 लाख हैं और ये 50,000 है। तो आपको नहीं लग रहा इन दोनों के टोटल से इसको निकाल देना, सीधा सीधा क्या मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी, तो ये तो आ ही जाएगा। तो भाई ये कैसे आया, अबे इसको यहां ले आओ, इसमें से इसे माइनस कर, क्या कुछ और भी है प्लस माइनस करने के लिए। इनका इंटरेस्ट माइनस नहीं करोगे 24,000, क्यों करेंगे, हाँ बिफोर कह रहा है, अगर इंटरेस्ट माइनस किया तो हम आफ्टर में चले जाएंगे हाँ या ना। एक वैसी वाली बैलेंस शीट है उसमें करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों होते हैं, उससे क्या होगा, तो उसमें ना इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे करें, जैसे जिसकी दोनों वाली दे रखी जाते जाते ठंड तो नहीं लग गई तुम्हें, अजीब पागल है, सर क्वेश्चन तो बता दो, क्या बताऊं। वो करंट ईयर प्रीवियस ईयर दे रखा है, हाँ। तो इंटरेस्ट किस पे लें, किस पे लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस पे, प्रीवियस ईयर वाले, करंट ईयर के। यहां ध्यान दो, 1 2 और 3 टोटल कितना हो गया 6, 7,44,000, तो ये तो इसकी वैल्यू है हाँ या ना। 1 और 2 3 लाख, बस एक वरुण ही पड़ रहा है, बाकी तो गोबर है। करंट लायबिलिटीज कितनी है, हाँ मतलब वरुण मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अलावा तुम हो इस रूम में, बाकी तो कोई फायदा नहीं है होने ना होने का। ये क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट दे रहा है आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स दे रहा है, और कह रहा है टैक्स कितना था, ये 50% है और इसकी वैल्यू 96 दे रहा है, और हमें पता है इस वैल्यू का 50% यहां जाता है, तो मतलब बचा हुआ 50% ये है,
तो इसको अगर मैं डबल कर दूं तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1,92,000। और क्योंकि ये वो है जिसमें से इंटरेस्ट यहीं पर माइनस हो गया होगा, तो इंटरेस्ट था कितना 15% इसका ले लो और 10% इसका ले लो। इसका 15% आ गया 36,000 और इसका आ गया 12, तो 48। तो 48 इसके अंदर जोड़ दो तो वो आ जाएगा 2,40,000। हाँ या ना? ये कैसे लाओगे कैपिटल एम्प्लॉयड? इन दोनों से आ जाएगा। क्या यहां पर एक चीज और नहीं आनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, सोचो। ये जो 96 का प्रॉफिट था ये सरप्लस के अंदर भी तो जाएगा, क्योंकि आपको जो वैल्यू दे रखी है वो खाली किस चीज की है? वो खाली रिजर्व की वैल्यू है। तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट जाके सरप्लस भी तो बनाएगा। नहीं समझे? खुद दे तो रखा है नीचे नेट प्रॉफिट। कितने दे रखे हैं? ये 90 अरे बुद्धि सुन, ये 96 दे रखा है। अब ये 96 जाके इसके साथ बैठेगा ना। सुन लो एक मिनट शांति। ये दो चीजें इस ये बनाती हैं, है ना? और ये रिजर्व, खाली रिजर्व बनाएगा ना, सरप्लस क्यों बनाएगा? मैं भी यही कह रहा हूँ दादी अम्मा, ये यहाँ गया होगा तो ये यहाँ से यहाँ पे भी तो आएगा। तो जब तुम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो ये सारा कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, तो कैपिटल भी, रिजर्व भी, सरप्लस भी और ये भी, ये मिलकर कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसे तो नहीं कह रहे थे। ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लग रहा तुम लोग कर पाओगे। A company has a loan of, ये ले लो, एज पार्ट ऑफ इट्स, इसका हिस्सा है और इसकी वैल्यू बता नहीं रहा है, ठीक है ना? अच्छा हमें एक बात पता है, ये टोटल हिस्सा मिलके यहां पर आता है और इसका आंसर कितना दे रखा है? इसका आंसर है 25%। इस 25% को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? 2 और 5, मतलब ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है। 25% का मतलब समझा सकते हो? अबे अगर मैं, सुन लो रहने दो, ज्यादा ज्ञान मत लगाया करो, मजा नहीं आ रहा। सुनो, सोचो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, आप अपने 100 रुपए लगा रहे हैं और बाहर के 200 रुपए लगा रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो ये टोटल 300 रुपए यहां पर जाएंगे। कह रहा है इसका आंसर 25 है। अब तो कुछ दिमाग लगा लो। इसका मतलब मैं अपने 200 रुपए पर कितने कमाता हूं, बाहर के, सॉरी, और इन पर कितने कमाता हूं बोलो? इस पर भी मैं 25 रुपए कमाऊंगा, रुपए, ये रुपए में बात हो रही है अब, क्योंकि 100 का 25% और 25% इसका निकालना, इसके ऊपर मैं 50 रुपए कमाऊंगा। पर एक बात सोचो, जब आप ये कमाओगे तो इसमें से आपको टैक्स देना पड़ेगा, हाँ या ना? टैक्स तो देना पड़ेगा। इसमें से आपको और भी कुछ देना है, पहले इंटरेस्ट दोगे, फिर आप इसमें से, तो जो बचेगा, आपको नहीं लग रहा वो मुफ्त की कमाई है आपकी? आपने अपना पैसा लगाया ही नहीं है, ये है आपका। तो यहाँ जितना भी बच रहा है ये सब आपका है। यहाँ ये जो सारा बचा है ये नहीं है कमाई, इसमें से इंटरेस्ट दो, टैक्स दो, ये जो बचेगा ये सब आपकी कमाई है। तो देखो जरा, कह रहा है ये टोटल है कैपिटल एम्प्लॉयड और इसकी वैल्यू है 30 लाख। अब देखो 30 लाख रुपए पर हम कमाएंगे कितना? हाँ, तो 30 लाख रुपए पर हम लोग कमाएंगे 7.5 लाख, है कि नहीं? दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पर जब आप इसे कमाओगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो देना पड़ेगा। कितना दोगे? 30 लाख का, तो 3,60,000 आप वो पे कर दो, कितना बच गया? 3,90,000। इसमें से टैक्स भी तो देना पड़ेगा, कितना दोगे?
40%, तो इसमें से अगर मैं टैक्स भी दे दूं, निकालना जरा, 1,56,000, ये क्या है भाई, ये क्या है? अच्छा एक बात सोचो, मैं ऐसा मान लेता हूं ये जीरो है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा मान लो ये जीरो है। अब बताओ, आपने अपने घर से 1 रुपया भी लाके नहीं लगाया, आपने सारा का सारा बाहर से उठाया, इसके ऊपर आपने कमाया कितना? 25%, जो कि कितना है? 7.5 लाख में से मैं इनको इंटरेस्ट भी दूंगा, इंटरेस्ट देने के बाद मेरे पास कितने बच गए? पता है ये क्या है? दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट दे दिया। ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, तो भाई पहले इंटरेस्ट माइनस किया, फिर इसमें से टैक्स, तो ये क्या है? आपको नहीं लग रहा ये आपने मुफ्त में कमा लिया? देखो आपने अपना एक भी नहीं लगा रहा, फिर भी आप इतने पैसे अपने घर लेके जा सकते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज नेट गेन टू द शेयर होल्डर्स, नेट गेन टू द शेयर होल्डर्स। क्या कह सकते हैं? दैट्स इट। किसी का कहीं कोई डाउट है तो बताएं। नहीं? ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तीनों रिवीजन क्लास हमारी पूरी हो गई हैं।